नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, अब हम परीक्षा के बहुत समीप आते जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्य साहित्य की विधाएं इस पाठ पर हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और विधाएं पाठ लेकर। तो इन विधाओं के बारे में हम जानेंगे और हम ये देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से हम इसको कैसे तैयार करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से हमें इसकी तैयारी करनी है और परीक्षा में इस पर 4 नंबर का प्रश्न आता है। आधुनिक युग गद्य साहित्य के विकास का युग है, जिसमें हमारी चेष्टाएं, हमारे मनोभाव, हमारी कल्पनाएं और हमारी चिंतनशील मनस्थितियां सुगमता पूर्वक व्यक्त की जा सकती हैं और हम उसे बता सकते हैं। यही कारण है कि आज गद्य साहित्य का सशक्त अभिव्यक्ति के द्वारा विविध विधाओं के माध्यम से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त करता जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम गद्य साहित्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मानस में आती है कहानी, क्योंकि हिंदी गद्य साहित्य, और यदि हम बात करते हैं गद्य की विधाओं की, तो कहानी सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। तो हम बात करेंगे गद्य विकास का विभाजन किस तरह से हुआ है, गद्य का विकास किस तरह से हुआ है। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्रारंभिक काल और दूसरा है विकास काल। प्रारंभिक काल, जिसमें ब्रज भाषा के गद्य का प्रारंभिक रूप जैन ग्रंथों में मिलता है। विकास काल खड़ी बोली के प्रयोग के साथ ही गद्य का विकास देखने को मिलता है। खड़ी बोली का आदि इसमें प्रयोग किया गया है। आधुनिक काल में खड़ी बोली में जो रचनाएं हुई उनका सूत्रपात 19वीं सदी से प्रारंभ हो चुका था। साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसके पूर्व में पद्य का ही बोलबाला रहता था। इनकी सबसे बड़ी देन है हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करना। भारतेंदु के बाद हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित और व्याकरण सम्मत बनाने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भारतेंदु के कार्य को आगे बढ़ाया। गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो गद्य की प्रमुख विधाएं, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं 6 होती हैं और जिसमें सबसे पहली विधा हम आपके सम्मुख लेके आए हैं वो है नाटक। तो एक लाइन में यदि हम बोलें कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं, तो नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना, ये हिंदी गद्य साहित्य की 6 विधाएं होती हैं। विधाएं अर्थात जिनमें रचनाएं की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक के बारे में। नाटक एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। यह एक दृश्य काव्य है। इसका आनंद अभिनय देखकर लिया जाता है। अभिनय ही इसकी जान होती है। अभिनय के द्वारा ही नाटक महत्वपूर्ण होता है। नाटक का काल विभाजन, भारतेंदु काल और संधि काल, ये 2 प्रमुख काल हैं जिसमें नाटक लिखे गए। भारतेंदु काल 1837 से 1904 ईस्वी तक, इस काल में देश प्रेम और समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर प्रभावशाली नाटक लिखे गए। दूसरा आया संधि काल, 1904 से 1915 ईस्वी तक। इस युग में भारतेंदु काल की धाराएं बहती भी रहीं और नवीन धाराओं का उदय भी इस काल में होता रहा। इसके बाद बात आती है प्रसाद युग की। जैसा कि आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद को प्रसिद्ध नाटककार माना जाता है और उनको हम यदि कहें कि नाटक सम्राट तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्रसाद युग उन्हीं के नाम पर श्री जयशंकर प्रसाद जी। इसे हिंदी नाटक साहित्य का विकास युग भी कहा जाता है। प्रसाद युग के नाटकों में समकालीन परिवेश का चित्रण किया गया है
जो उस समय पर विद्यमान था। वर्तमान युग, इसे प्रसादोत्तर युग भी कहा जाता है, क्योंकि प्रसाद युग के बाद का ये काल है। इस युग में समस्याओं से संबंधित नाटक भी लिखे गए। संकलन त्रय, जिसकी हम यदि बात करते हैं, संकलन त्रय नाटक में होता है। नाटक में प्रस्तावित स्थल, कार्य और काल की अन्विति ही संकलन त्रय कहलाती है, अर्थात 3 परिस्थितियों का समावेश। प्रस्तावित स्थल, काल और कार्य, इन तीनों का जहां पर एक साथ इकट्ठा होना दिखाया जाता है, एक साथ एकत्रित होना दिखाया जाता है, उसको संकलन त्रय कहा जाता है। यह नाटक का परम आवश्यक तत्व होता है। नाटक में संवाद या कथोपकथन का महत्व बहुत अधिक होता है। संवाद नाटक का प्राण होते हैं। नाटक में कथा वस्तु को संवाद शैली में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके 3 भेद होते हैं, सर्वश्राव्य, नियत श्राव्य और अश्राव्य। हिंदी में नाटक सम्राट के नाम से जयशंकर प्रसाद को प्रसिद्धि मिली है। तो ये भी आपका एक प्रश्न बनता है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है कि हिंदी के प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसको कहा जाता है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद को। प्रमुख नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक युग का प्रारंभ किया और उनका नाटक है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। जगदीश चंद्र माथुर के नाटक है कोणार्क। उदय शंकर भट्ट का नाटक है मुक्तिपथ। तो ये 4 प्रमुख नाटककार हैं, जिनके साथ में एक एक रचनाएं भी उनकी दी गई हैं। अब हम बात करते हैं नाटक के लघु रूप एकांकी। नाटक का लघु रूप होता है, जैसा कि इसका नाम है एकांकी, अर्थात ये 1 अंक वाली विधा है। इसमें एक ही अंक होता है और उसके आधार पर इसको दिखाया जाता है। एकांकी के 1 अंक का दृश्य काव्य है, जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण एवं कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है। एकांकी का प्राण तत्व है संघर्ष। संघर्ष से ही नाटकीयता का सृजन होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जिनकी एक प्रसिद्ध एकांकी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो है दीपदान। एकांकी का विकास हमारे सम्मुख है। भारतेंदु युग से ही एकांकी का विकास हुआ है। द्विवेदी युग 1875 से 1928 ईस्वी, इस युग के एकांकीकारों ने प्रचलित परंपराओं, कुप्रथाओं और सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर एकांकी लिखे। प्रसाद युग 1929 से 1937 ईस्वी, इस युग में पाश्चात्य शैली का अनुकरण किया गया। समाज की तत्कालीन अवस्था का चित्रण इस युग की एकांकियों में मिलता है। अब बात आती है प्रसादोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी। इस समय एकांकी अपने यथार्थ रूप में सामने आई। युद्ध की विभीषिका तथा बंगाल के अकाल ने एकांकीकारों को झकझोर दिया था और उन्होंने इन विषयों पर बहुत सारी एकांकियां लिखी और उनका जगह जगह पर मंचन भी किया। स्वतंत्रतोत्तर युग 1948 से अब तक, इस युग के एकांकीकारों का दृष्टिकोण प्रगतिवादी था। पूंजीवाद के विरोध के स्वर मुखर होने लगे थे। इस काल में एकांकियों को राजकीय प्रोत्साहन मिला था। प्रमुख एकांकीकार और उनकी एकांकियां इस प्रकार से हैं। प्रमुख एकांकीकार में, जैसे कि हमको आसानी होगी याद करने में, तो सबसे पहले हम नाम याद करेंगे जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि ये नाटककार भी है। हमको ऐसे रचनाकारों के नाम एक साथ याद करने हैं जो अधिक विधाओं में जिनका लेखन हुआ है। जैसे हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी एकांकी है एक घूंट। राधाचरण गोस्वामी, इनकी एकांकी है भारत माता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान आदि एकांकी है इनकी। धर्मवीर भारती ने लिखी है एकांकी नदी प्यासी थी। नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है,
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आता है, जिसके 4 अंक होते हैं। इसका जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से परीक्षा में हम देख सकते हैं। परीक्षा में कई प्रश्न पत्रों में आपने इसको देखा होगा, और यह प्रश्न बनता है, नाटक एवं एकांकी में कोई 4 अंतर लिखिए। अंतर के ऊपर आधारित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं विधाओं के बारे में और गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में, इसके लिए हमारे प्रश्न पत्र के लिए 4 अंक ही निर्धारित हैं। या तो ये 4 अंक का एक प्रश्न आता है, या फिर 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, और कभी कभी वस्तुनिष्ठ में भी इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जैसा कि हम जानते हैं, नाटक और एकांकी को हमने उन दोनों के बारे में पढ़ा है, तो सबसे बड़ा जो अंतर इसका होता है वो होता है नाटक का आकार बड़ा होता है, जबकि एकांकी का आकार छोटा होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, तो एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक अनेक अंकों वाली रंगमंच की विधा है, तो एकांकी 1 अंक वाली विधा है। इसका नाम ही एकांकी है, तो ये 1 अंक की है। नाटक में संवाद की व्यापकता होती है, तो एकांकी में संवाद संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि एकांकी कम समय में पूरी की जाती है। प्रसाद कृत चंद्रगुप्त एक नाटक है, तो प्रसाद कृत एक घूंट एक एकांकी है। देखिए कितना सुंदर अंतर यहाँ पर बन पड़ा है। जयशंकर प्रसाद की ही दोनों रचनाओं को यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन में प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, और जयशंकर प्रसाद की एकांकी है एक घूंट। अब हम बात करते हैं उपन्यास। जैसे कि आपने देखा होगा प्राचीन काल में भी, और बहुत सारे उपन्यास के शौकीन अभी भी हैं, और उपन्यास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये थोड़ा सा बड़ा होता है। उपन्यास शब्द उपसर्ग और न्यास पद के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है उप यानी समीप, और न्यास का अर्थ होता है रखना या स्थापित रखना। निकट रखी हुई वस्तु को उपन्यास कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बातों बातों में बताया है, उपन्यास थोड़ा सा बड़ा होता है, एक मोटी पुस्तक के रूप में होता है। इसको पढ़ने में समय लगता है, तो ये आपके पास अधिक समय तक रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है उपन्यास। अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी के ही है, उसी के जीवन की कथा है, उसी की भाषा में कही गई बात है। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। इसका वास्तविकता से कई बार कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ उपन्यास वास्तविक घटनाओं पर भी आधारित हैं। प्रेमचंद के अनुसार, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद, जिन्होंने ये परिभाषा उपन्यास के बारे में बताई है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार, युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की एक पूर्ण झांकी प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। उपन्यास मानव जीवन का समग्र चित्रण करता है। उपन्यास का विकास इस प्रकार से है। प्रथम अवस्था 1850 से 1900 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इस काल में कई उपन्यासों का अनुवाद भी हुआ। द्वितीय अवस्था 1900 से 1915 तक। इस युग में मौलिक उपन्यास लिखने वालों में देवकी नंदन खत्री का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। चंद्रकांता भी इनका ही उपन्यास था। तृतीय अवस्था 1915 से 1936 तक। इस युग में उच्च कोटि के उपन्यासों की रचना हुई। प्रेमचंद इस युग के अग्रदूत तथा उपन्यास सम्राट कहे गए। उन्होंने आदर्श और यथार्थ का सुंदर सम्मिश्रण किया। चतुर्थ अवस्था आती है 1936 से अब तक। इस युग में मार्क्स के भौतिकवाद तथा फ्रायड के मनोविश्लेषण का विशेष प्रभाव उन उपन्यासों पर पड़ा। इस युग के उपन्यासों में प्रगतिवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। शैली की दृष्टि से उपन्यास के बहुत सारे भेद हैं
जैसे आत्मकथात्मक शैली, है ना, पत्र शैली, कथात्मक शैली, डायरी शैली, इस प्रकार से उपन्यास के अनेकानेक भेद हैं। अब हम बात करते हैं कहानी के बारे में। कहानी गद्य साहित्य की प्राचीनतम लोकप्रिय विधा, जिसको बहुत अधिक पसंद किया जाता है। बोलते हैं ना, नानी ने कहानी सुनाई, है ना, बचपन में माँ भी कहानी सुनाकर सुनाती थी। तो ऐसे कहानी हमने बचपन से ही सुनी है और हमारे बचपन में कहानी हमें अत्यंत प्रिय होती थी। तो प्रेमचंद के अनुसार कहानी की परिभाषा इस प्रकार से है। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही कहानीकार का उद्देश्य होता है। कहानी की विशेषताएं इस प्रकार से होती है। कहानी सरस, सरल और पात्र अनुकूल शैली होती है। पात्रों का यथार्थ एवं प्रभावोत्पादक चित्रण इसमें किया जाता है। संक्षिप्तता कहानी की विशेषता है। मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी कहानी होती है। प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियां, तो सबसे ऊपर नाम आता है प्रेमचंद का, क्योंकि ये कहानी सम्राट भी कहे जाते हैं। तो प्रेमचंद दो जगह पर सम्राट हैं, कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद के बिना कहानी की बात करना अधूरा है। और इनकी सब बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसमें से एक है पंच परमेश्वर। जयशंकर प्रसाद भी कहानीकार हैं। इनकी कहानी है पुरस्कार। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद को हमने नाटक में देखा, फिर हमने देखा एकांकी में, उसके बाद हम देख रहे हैं कहानी में। तो ये एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हर एक विधा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। कहानी का विकास, प्रेमचंद पूर्व की कहानी 1910 से पूर्व हिंदी की सर्वप्रथम कहानी का आविर्भाव काल 1900 के आसपास है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को प्रथम कहानी माना जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न तैयार होता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, या इंदुमती के लेखक कौन है। तो इंदुमती जो कहानी है उसको किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है और ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद काल की कहानी 1910 से 1936 तक। हिंदी कहानी का विकास प्रेमचंद काल में हुआ। इस काल में ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक आदि सभी विषयों पर कहानियां लिखी गई। प्रेमचंदोत्तर कहानी 1936 से 1950 तक, इस काल में कहानी का चातुर्दिक विकास हुआ, उसे नया रूप रंग प्राप्त हुआ, उस पर पश्चिमी भाषा का, पश्चिमी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। नई कहानी 1950 से आज तक नई कहानी का प्रयोग सबसे पहले दिसंबर 1957 में संपन्न साहित्यकार सम्मेलन में किया गया था। सन 1962 में कहानी के परिसंवाद में कहानी के नएपन पर चर्चा हुई, तभी से शब्द प्रचलित हो गया नई कहानी। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर होता है? 4 नंबर का प्रश्न परीक्षा में आता है। जैसे नाटक और एकांकी का प्रश्न था, वैसे ही उपन्यास और कहानी का भी प्रश्न है और यह भी 4 नंबर का ही पूछा जाता है। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीच में एक लाइन खींचकर एक तरफ उपन्यास लिखिए, दूसरी तरफ कहानी लिखिए, और इससे भी हम इस तरह से भी इस अंतर को बना सकते हैं। तो उपन्यास का आकार बड़ा होता है, कहानी का आकार छोटा होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। उपन्यास की कथा वस्तु का आकार व्यापक होता है, परंतु कहानी में कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी उस बगीचे का स्वाभाविक गुलदस्ता है। गोदान प्रेमचंद कृत एक उपन्यास है तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद कृत एक कहानी है। देखिए, एक जो अंतर हमने इसमें बनाया है वो बहुत ही सुंदर बनाया है, और वो है एक ही रचनाकार की दोनों विधाओं की रचनाएं। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान और प्रेमचंद का जो कहानी है वो है पंच परमेश्वर। तो उपन्यास और कहानी में अंतर आपने समझ लिया होगा और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नाटक, एकांकी, उपन्यास और कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं? अक्सर कहानी के तत्वों के बारे में प्रश्न आता है कि नाटक के कौन से तत्व होते हैं। अभी भी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था कि नाटक के तत्व लिखिए, और कुछ विद्यार्थियों द्वारा नाटक का एक प्रमुख तत्व अभिनेता छोड़ दिया गया था।
तो जहां हम बात करते हैं तत्वों की, तो सभी के तत्व लगभग एक जैसे हैं, परंतु नाटक और एकांकी में अभिनेता का एक तत्व जुड़ा रहता है, एक तत्व अधिक होता है, क्योंकि नाटक और एकांकी में जो प्रमुख तत्व है वो अभिनेता ही होती है। उपन्यास और कहानी के तत्व 6 होते हैं और नाटक और एकांकी के तत्व 7 होते हैं। जल्दी से हम इसका नाम पढ़ देते हैं। जो तत्व है, पहला तत्व होता है कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, वातावरण या देशकाल, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य सभी में होते हैं। और अभिनेता का जो एक तत्व है वो नाटक और एकांकी में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लगभग 4 प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। नाटक के तत्व लिखिए, एकांकी के तत्व लिखिए, उपन्यास के तत्व लिखिए और कहानी के तत्व लिखिए। तो इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए सारणी हमारे लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। यदि आपको पुस्तक में सारणी नहीं मिलती है तो आप अपने स्वविवेक से इस सारणी को बनाइए और इन 4 प्रश्नों को तैयार कीजिए। अब हम बात करते हैं गद्य की सबसे प्रमुख विधा, वो होती है निबंध। गद्य की सबसे प्रमुख विधा है निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। और निबंध का जो विकास काल है वो है भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1940 तक और शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक। अब हमारी 6वीं विधा आती है जो होती है आलोचना। सबने सारी विधाएं लिख दी, उसके बाद उनकी आलोचना समालोचना, उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या उसमें और अधिक होना चाहिए, क्या उसमें दोष हैं, उनके बारे में जहां पर चर्चा की जाती है उसको हम आलोचना या समालोचना कहते हैं। समालोचना जिसमें हम उसमें जो गुण है वो भी बताते हैं और आलोचना में दोषों पर अधिक दृष्टिपात किया जाता है। आलोचना या समीक्षा विधा आधुनिक युग की देन है। आज का आलोचना शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को भली प्रकार देखना, किसी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह परीक्षण कर उनके गुण दोषों को प्रकट करना ही आलोचना करना या समीक्षा करना कहलाता है। आलोचना के रूप सैद्धांतिक आलोचना, व्यावहारिक आलोचना। आलोचना और उनकी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि आलोचना की प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य की गौड़ विधाओं के बारे में हम बात करते हैं। गद्य की प्रमुख विधाएं 6 थी और लगभग 10 विधाएं गद्य की गौड़ विधाएं हैं, जिसमें आती है आत्मकथा, जीवनी। आत्मकथा और जीवनी में अंतर का प्रश्न पूछा जाता है। आत्मकथा जो स्वयं लिखी जाती है और जीवनी किसी महापुरुष के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति भी लिख सकता है। तो आत्मकथा और जीवनी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। संस्मरण का तात्पर्य होता है जो हमें याद होता है उसके बारे में लेखन करना संस्मरण कहलाता है। महादेवी वर्मा के बहुत अधिक संस्मरण प्रसिद्ध हैं। रेखाचित्र अंग्रेजी का स्केच शब्द से बना है और हमारे सहायक वचन में गौरा पाठ जो है वो रेखा चित्र का पाठ है और महादेवी वर्मा इसकी बहुत अच्छी लेखिका हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर भी हमारे प्रश्न का एक प्रश्न बनता है। संस्मरण और रेखा चित्र में 4 अंतर लिखिए। और इसी प्रकार से अन्य गौड़ विधाओं की अन्य विधाएं हैं। यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य आदि भी गौड़ विधाओं के अंतर्गत आती हैं। गौड़ विधाओं में डायरी लेखन, भेंट वार्ता, गद्य काव्य ये भी गौड़ विधा के अंतर्गत आता है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।